अब हम प्लेटलेट्स की बात करेंगे। आरबीसी डब्ल्यूबीसी हो गया है। नेक्स्ट जो हमारा ब्लड सेल है, प्लेटलेट्स की बात करेंगे, या इसका जो टर्म यूज करते हैं दैट इज अ थ्रोम्बोसाइट। शेप की बात करेंगे तो ये भी डिस्क जैसा ओवल शेप है एंड बाई कॉन्वेक्स है। जबकि अगर हम आरबीसी की बात करते हैं तो वो कैसा शेप का है, बाई कॉनकेव था, बाई कॉनकेव था। और ये बाई कॉन्वेक्स है, मतलब दोनों सरफेसेस पे आपको ऐसे उभार दिखेगा। ठीक है। साइज 2 से 3 माइक्रोमीटर है। लाइफ स्पैन लेस देन 1 वीक आप बोल सकते हैं, या फिर 2 से 5 दिन बोलेंगे। नॉर्मल काउंट कितना होना चाहिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और इसके लिए आपको थोड़ी बात याद रखनी होगी। 1.5 से 3.5 लाख पर mm क्यूब ऑफ ब्लड, ये नॉर्मल काउंट है। अगर इससे कम होता है, ज्यादा होता है, ज्यादा होता है तो नॉर्मली इतना ज्यादा होता नहीं है, कम होता है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। जैसे एक आपने बीमारी सुना होगा, डेंगू। डेंगू में इसी प्लेटलेट्स का ही काउंट कम हो जाता है तो प्रॉब्लम्स आपकी बॉडी में आने लगता है, वो आगे हम बात करेंगे। डिक्रीज इन नंबर ऑफ ब्लड प्लेटलेट्स कॉल्ड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। और इससे क्या होगा, जब प्लेटलेट्स की फंक्शन की बात आए, रोल की बात आए, तो इसका फंक्शन है ब्लड क्लॉटिंग। इसका रोल क्या है, ब्लड क्लॉटिंग। और जब इसका नंबर डिक्रीज कर जाएगा तो हमारा जो ब्लड क्लॉटिंग है वो स्लो हो जाएगी, ब्लड क्लॉटिंग। अब ब्लड क्लॉटिंग का मतलब ये बिल्कुल मत याद रखना कि जो हमारा ब्लड वेसल्स में फ्लो कर रहा है वो क्लॉट करेगा, वो नहीं। जहां जब इंजरी होती है, कहीं पे कट लगता है, तब हमारा ब्लड क्लॉट करेगा। और वो क्लॉटिंग जो टाइम पीरियड है नॉर्मली कितना होता है, 6 से 8, 4 से 6 मिनट। और अगर नहीं हुआ, कम हुआ, तो ब्लड क्लॉटिंग स्लो हो जाएगा, ये ध्यान रखना होता है। एक्सेस लॉस ऑफ ब्लड होगा, जब ब्लड क्लॉट नहीं करेगा तो आपका कहीं भी छोटी भी इंजरी से बहुत सारा ब्लड लॉस हो जाएगा। और ब्लड लॉस होना तो एनीमिया और इवन डेथ भी हो सकता है। नॉन न्यूक्लिएटेड है, जैसा हमारा आरबीसी होता है, इसमें भी न्यूक्लियस नहीं होता है। ये सिर्फ और सिर्फ मैमल्स में पाए जाते हैं प्लेटलेट्स, और कहीं नहीं देखने को मिलेगा। क्रिटिकल काउंट क्या है, क्रिटिकल काउंट का मतलब इससे कम हुआ काउंट, तब आपको एक बीमारी हो जाती है जिसका नाम है परप्यूरा डिजीज। 40,000 पर mm क्यूब ऑफ ब्लड, इससे काउंट कम हो जाए प्लेटलेट्स का, तो क्या हो जाएगा, आपके बॉडी पर रेड स्पॉट्स आते हैं, लाल लाल वो रेड स्पॉट्स बनेंगे, और इचिंग बहुत होएगी, रैसेस जैसा स्ट्रक्चर बनने लगता है स्किन पर, और इसको बोलते हैं परप्यूरा डिजीज। आपने देखा होगा जिसको डेंगू होता है, जिसको सीवियर, मान लो 5-7 दिन डेंगू में वो रह रहा है, तो उसको ये वाली प्रॉब्लम फेस करना ही पड़ता है। पूरी बॉडी पे रेड रैसेस आ जाते हैं एंड देन वो इचिंग बहुत होता है। वो इसी वजह से कि उसका जब प्लेटलेट्स का काउंट 40,000 पर mm क्यूब ऑफ ब्लड से कम हो गया है, तो ऐसा सिम्टम्स आएगा। इनके साइटोप्लाज्म में बेसिक ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, जिसको हम मिथाइलिन ब्लू से स्टेन करेंगे, जैसे हमने ग्रेनुलोसाइट डब्ल्यूबीसी को भी स्टेन किया था। ठीक है, तो इसके साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स हैं इसमें भी, और स्टेन बेसिक डाई से करेंगे, ये याद रखना। इसका फॉर्मेशन कैसे होगा वो देखो, सेल फ्रेगमेंटेशन से इसका फॉर्मेशन होता है। मेगा कैरियोसाइट्स जो बोन मैरो में प्रेजेंट होती हैं। मेगा कैरियोसाइट्स का मतलब ऐसी सेल जिनका जो न्यूक्लियस है वो बहुत ज्यादा लार्ज साइज का होता है, और ये सेल का फ्रेगमेंटेशन होता है। सेल फ्रेगमेंटेशन से, फ्रेगमेंटेशन मतलब सेल कई टुकड़ों में ब्रेक हो जाता है न्यूक्लियर मटेरियल के साथ, और प्लेटलेट्स, इन्हीं को हम प्लेटलेट्स बोल देते हैं। इन्हीं को हम क्या बोल देते हैं, प्लेटलेट्स बोल देते हैं। ठीक है, तो प्लेटलेट्स किससे होगा, इन प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन किससे होगा, तो ये याद रखना, मेगा कैरियोसाइट। अब अगर पूछा जाए मेगा कैरियोसाइट क्या है, तो मेगा कैरियोसाइट्स आर द स्पेशल सेल हैं जो
कहाँ मिलेगी? बोन मैरो में। ये बात आपको इतनी ध्यान रखनी है, ये बोन मैरो में प्रेजेंट पाए जाने वाली सेल्स है, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। ठीक है, अब देखो इनका फंक्शन क्या है। ब्लड क्लॉटिंग का हमने पहले ही डिस्कस कर लिया। कब ब्लड क्लॉट करेगा? ये बस एक बात याद कर लो, ड्यूरिंग इंजरी, जब चोट लगती है तभी ये अपना हमारा बॉडी का जो ब्लड फ्लो है उसको क्लॉट कराता है, जिससे ब्लड लॉस ना हो। ब्लड क्लॉटिंग का फायदा क्या है? ब्लड क्लॉटिंग क्या करेगा? डिक्रीजेस द ब्लड लॉस। ब्लड लॉस को ये डिक्रीज करता है, ये ध्यान रखना। किसको? कहीं पे इंजरी हुई, अगर लगातार कॉन्टिन्यूअस ब्लड निकल रहा है तो ब्लड लॉस होगा, बहुत ज्यादा एक्सेसिव होगा। उसको कम करने के लिए ब्लड क्लॉट करता है। करता क्या है? सिंथेसाइज थ्रोम्बोप्लास्टिन विच हेल्प इन, हाँ यहां पे देखो क्या करता है, रिपेयर एंडोथेलियम ऑफ ब्लड वेसल सिस्टम बाय द फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट प्लग। ये एंडोथेलियम जो ब्लड वेसल की है, ब्लड वेसल जो हमारा है, ब्लड वेसल जैसे हम आर्टरी या वेन की बात करें तो ये 3 लेयर से बनी है। एपिथेलियम से दूसरी लेयर इसके नीचे जो होती है मसल की लेयर, जिसे हम बोलेंगे मायोथेलियम, और इनर मोस्ट जो लेयर होगी इसको बोला जाता है एंडोथेलियम, है ना। इधर इस तरह से दोनों तरफ अगर हम बना लें, ये एंडोथेलियम है, एंडोथेलियम। यहां भी हम मायोथेलियम बना लेते हैं। तो कोई ब्लड वेसल का जो एक्चुअल ल्यूमेन होता है वो ये है, इसी में ब्लड फ्लो करता है, इसी में। इसकी जो इनर मोस्ट लाइनिंग है दैट इज कॉल्ड एंडोथेलियम। एंडोथेलियम जो है ये सिंगल सेल्ड थिक होती है। कैसी है? सिंगल सेल्ड थिक है। और जब कभी ये डैमेज होता है तो इसकी रिपेयरिंग के लिए ये ब्लड क्लॉट करके, यहाँ का जो प्लेटलेट्स होगा वो क्लॉट करेगी। मान लो कि यहाँ की एंडोथेलियम रप्चर कर गई यहाँ पे, है ना, तो यहाँ ये प्लेटलेट्स इसको क्लॉट करके वो रिपेयर करके ठीक कर देते हैं, यहाँ पे फिर से एंडोथेलियम का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो एंडोथेलियम की रिपेयरिंग करता है ब्लड वेसल्स में, ये ध्यान रखना है। उसके बाद थ्रोम्बोप्लास्टिन का सिंथेसिस करता है। थ्रोम्बोप्लास्टिन ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। थ्रोम्बोप्लास्टिन और उसके साथ साथ सेरोटोनिन का भी सिक्रीशन करता है। सेरोटोनिन का काम क्या होता है? सेरोटोनिन क्या करता है? डिक्रीजेस डायमीटर ऑफ ब्लड वेसल। ब्लड वेसल का डायमीटर को ये डिक्रीज करता है, इसलिए इसको एक और वर्ड दिया जाता है, इसको हम बोलते हैं वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर। क्या बोलेंगे? वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर, मतलब ब्लड वेसल को कॉन्ट्रैक्ट करा देता है। जैसे मान लो कि नॉर्मली अभी डायमीटर इसका इतना है, ये कम करा देगा, ठीक है, जिससे जब कम हो गया तो जब कहीं इंजरी होता है तो सेरोटोनिन वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करा दिया तो ब्लड लॉस उससे भी स्लो हो जाता है। जो ब्लड लॉस, अगर मान लो कि एक ज्यादा डायमीटर है तो ब्लड ज्यादा पास हो सकता है तो ब्लड लॉस भी ज्यादा होगा। तो जब कहीं इंजरी होती है तो ये क्या करता है, वहां पे इस जो ब्लड वेसल्स की सप्लाई होती है उनके डायमीटर को डिक्रीज कराता है सेरोटोनिन, एंड सेरोटोनिन प्लेटलेट्स सिंथेसाइज करेगा, जिससे डायमीटर डिक्रीज करा तो ब्लड लॉस थोड़ा स्लो हो जाएगा। ये इनका फंक्शन है, ठीक है। थ्रोम्बोप्लास्टिन का रोल क्या है वो देख लो, वो आपको थोड़ा जानना जरूरी है। प्लाज्मा प्रोटीन हमने एक पढ़ा था, फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन ना करके पहले हमें ये लिखना होगा। एक आपने दूसरी प्रोटीन पढ़ी थी, प्रोथ्रोम्बिन।
थ्रोम्बिन, ये प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करेगा, इस प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करने का काम करता है ये अपना थ्रोम्बोप्लास्टिन, जो यहां पे हमने नाम लिखा थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन का काम ये है, ये एक इनएक्टिव प्रोटीन है, इनएक्टिव प्रोटीन है, इसको ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करा। अब ये क्या करेगा, फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करता है, ये आपका थ्रोम्बिन, यहां पे थ्रोम्बिन काम करेगा, ये कन्वर्जन करता है थ्रोम्बिन। अब जो थ्रोम्बिन है, थ्रोम्बिन ही आपका ऐसे एक फाइब्रस प्रोटीन है, इट फॉर्म्स अ नेट लाइक स्ट्रक्चर, जहां पे इंजरी हुई होती है वहां पे ये नेट जैसा स्ट्रक्चर बनाता है फाइब्रिन प्रोटीन, ये फाइब्रिन प्रोटीन। और इसी में फिर हमारे जो ब्लड सेल्स हैं, आरबीसी है ना, मेनली आरबीसी आके ऐसे फंस जाएगा, और ऐसे बहुत सारे आरबीसी इस पे कई ऐसे क्लस्टर पे इकट्ठा होने लगते हैं, और इसी को हम बोल देते हैं ब्लड क्लॉट, ये ब्लड क्लॉट बन गया। अब जो ब्लड इससे फ्लो बाहर जा रहा था लीक करके, इन सेल्स के इकट्ठा एक मोटी लेयर बनने की वजह से ये क्या हो कहा जाएगा, इसको हम बोलेंगे क्लॉट। तो ब्लड फ्लो ब्लॉक हो जाएगा, ब्लड को बाहर नहीं जाने दिया जाएगा इंजरी वाले रीजन पे। तो ब्लड क्लॉटिंग का मैकेनिज्म भी हमने यहाँ पे देख लिया है। अब उसके बाद दूसरा जो टॉपिक है, ब्लड ग्रुप्स की बात करनी है, ब्लड ग्रुपिंग की सिस्टम, ब्लड ग्रुप सिस्टम की बात करनी है। हमने ये सबने सुना होता है कि किसी का ब्लड ग्रुप ए है, किसी का बी है, किसी का ए बी है ना, या किसी का ओ है या नॉट इसको बोलते हैं, है ना। अब यहाँ हमने ये भी कॉन्सेप्ट सुना होता है कि पॉजिटिव है, किसी का नेगेटिव है ना। ये पॉजिटिव नेगेटिव कैसे लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, ये सारी चीजें हम अब आगे देखेंगे। ब्लड ग्रुप्स की बात करें तो द ब्लड ऑफ ऑल ह्यूमन अपीयर्स सिमिलर बट डिफर इन सर्टेन एस्पेक्ट्स। देखो, सभी का खून लाल है, सभी का खून एक जैसा है, कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है मेजर, लेकिन कुछ डिफरेंसेस हैं। दो टाइप के सिस्टम है ब्लड ग्रुपिंग के। कार्ल लैंडस्टीनर एक साइंटिस्ट है, हमने पीछे इनका नाम पढ़ा था, कार्ल लैंडस्टीनर, है ना, जिन्होंने सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करी थी। उन्होंने ही ये ब्लड ग्रुपिंग को भी डिस्कवर किया। दो सिस्टम है, एक पहले सिस्टम को बोला जाता है एबीओ सिस्टम ऑफ ब्लड ग्रुपिंग, दूसरे सिस्टम को हम बोलते हैं आरएच सिस्टम ऑफ ब्लड ग्रुपिंग, सिस्टम ऑफ ब्लड ग्रुपिंग। ठीक है, इन दोनों ग्रुपिंग सिस्टम को हम समझना है हमें कि कैसे हम इन दोनों की बात करते हैं, कब एबीओ ब्लड ग्रुप का बेसिस क्या है, सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन या ग्रुपिंग का क्या बेसिस है, आरएच सिस्टम ऑफ ब्लड ग्रुपिंग का क्या बेसिस है। देखो, एबीओ की पहले हम बात करते हैं। एबीओ को डिस्कवर करा कार्ल लैंडस्टीनर ने। मेजर जो ब्लड ग्रुपिंग है यही है एबीओ सिस्टम ऑफ ब्लड ग्रुपिंग। इसको डिस्कवर किसने करा, ये हमने देख लिया। ये किस पर बेस्ड है वो अब ध्यान से देखना। दिस टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप डिपेंड्स ऑन अ टाइप ऑफ एंटीजन। एंटीजन क्या होता है, एक ऐसा मॉलिक्यूल जो हमारी बॉडी में बॉडी का हिस्सा नहीं है, बस प्रेजेंट है, या इसको हम बोलेंगे एग्लूटिनोजन, एंटीजन या फिर एग्लूटिनोजन। केमिकल्स इंड्यूसेस इम्यून रिस्पॉन्स। जो मॉलिक्यूल हमारे बॉडी का पार्ट नहीं है, तो उसके लिए हमारा जो इम्यून रिस्पॉन्स है, जो इम्यून सिस्टम है, जिसे हम डिफेंस सिस्टम कहते हैं, वो रिस्पॉन्स करता है, उस मॉलिक्यूल को बॉडी से रिमूव करने का काम करता है। जैसे आपके देश में कोई नॉन इंडियन आने की कोशिश करे, या नॉन इंडियन जब कोई आता है
तो पुलिस या जो हमारा डिफेंस सिस्टम है, आर्मी या जो भी है ना, वो लोग पहचानते हैं, उसको पकड़ के बाहर करते हैं, उसका इन्वेस्टिगेशन करते हैं, यही होता है। ऐसे ही हमारा जो इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम समझ रहे हो, WBC, ठीक है, वो क्या करता है कि अगर बॉडी में कोई बॉडी का केमिकल नहीं है और कोई दूसरा केमिकल है जो बॉडी का केमिकल नहीं है एंटर कर रहा है, तो उसको रिकॉग्नाइज करना, उसको खत्म करना, बॉडी से रिमूव कराना, ये काम होता है। ये पहचानना और उसको खत्म करने को बोलते हैं इम्यून रिस्पॉन्स। उसको हम क्या बोलते हैं? इम्यून रिस्पॉन्स। तो एंटीजन अगर कोई है तो हमारा क्या करेगा? ये इम्यून सिस्टम उसके लिए रिस्पॉन्स करेगा। ये बात क्लियर है सबको? ये एंटीजन पर भी बेस्ड होता है ब्लड ग्रुपिंग। देखना, दो टाइप के एंटीजन है हमारे, कहां पे? ये हमने सेल देखा हुआ लग रहा है, आरबीसी है। क्या है ये? आरबीसी है। आरबीसी के सेल मेम्ब्रेन के ऊपर ये एंटीजेंस लगे होते हैं। आरबीसी के मेम्ब्रेन के ऊपर लगे होते हैं एंटीजन। एंटीजन कौन कौन से? ए और बी। एंटीजन ए और बी, ये स्मॉल में लिखा जाएगा। एंटीजन ए और नहीं, कैपिटल में ही लिखेंगे, सॉरी। एंटीबॉडीज को स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा। एंटीजन ए एंड बी, ठीक है। कहां प्रेजेंट होता है? प्रेजेंट ऑन द वॉल ऑफ आरबीसी, सेल मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी के ऊपर प्रेजेंट है। अब जैसे आपने कहा कि मेरा ब्लड ग्रुप ए है, तो मतलब मेरे आरबीसी के सरफेस पे एंटीजन ए प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? ए प्रेजेंट है। किसी का ब्लड ग्रुप बी है, उसके आरबीसी के सरफेस पे कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है? बी प्रेजेंट है। कौन सा प्रेजेंट है? बी प्रेजेंट है। किसी का ब्लड ग्रुप ए बी है, तो उसके आरबीसी के सरफेस पर एंटीजन ए भी है और बी भी है। किसी का ब्लड ग्रुप नॉट है या ओ है, उसके आरबीसी के सरफेस पर कोई भी एंटीजन नहीं है, ना ए ना बी। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो, अभी हमने क्या पढ़ा? ये एक एंटीजन है। ये क्या है? एंटीजन है। इसके लिए हमारा इम्यून रिस्पॉन्स करेगा। इम्यून सिस्टम क्या करेगा? रिस्पॉन्स करेगा। तो हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, इस एंटीजन को न्यूट्रलाइज करने के लिए एक एंटीबॉडी बनाता है, और वो एंटीजन आरबीसी के ऊपर जो लगा है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। उस एंटीबॉडी का नाम रखा बी। जिसके पास एंटीजन ए है, उसकी बॉडी में क्या होता है? एंटीबॉडी बी। जस्ट उल्टा बोलना है। बात क्लियर हो गई? जिसका ब्लड ग्रुप बी है, मतलब एंटीजन बी है, उसका एंटीबॉडी ए होगा। एंटीबॉडी क्या होगा? ए होगा। जस्ट उल्टा बोल देना है। जिसके आरबीसी के सरफेस पर दोनों एंटीजन है, ए और बी दोनों, इनमें कोई एंटीबॉडी नहीं होता। इनके ब्लड में कोई एंटीबॉडी नहीं होता। मतलब कोई एंटीबॉडी नहीं होता। क्यों नहीं होता? उसका रीजन भी आगे हम देखेंगे। जिनका ब्लड ग्रुप नॉट है, ओ है, उनके ब्लड में दोनों एंटीबॉडीज होते हैं, ए और बी दोनों होते हैं। ठीक है, अब देखना, जब हम किसी को ब्लड ट्रांसफर करते हैं, ब्लड कभी इमरजेंसी में जब जरूरत पड़ती है, जिसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन बोलते हैं, या ब्लड डोनेट करते हैं, तो ब्लड ग्रुप मैच किया जाता है कि ये वाला ब्लड ग्रुप है तो ये वाले को ही दे सकते हैं। वो कैसे हम मैच करते हैं, अब ध्यान से उसको हम आगे समझने की कोशिश करेंगे। अगर ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी बी होगा, एंटीजन बी है तो एंटीबॉडी ए होगा। जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है, उसमें कोई एंटीबॉडी नहीं है। जिसका ब्लड ग्रुप ओ है, उसमें दोनों एंटीबॉडीज बनती हैं, रहती हैं। अब आगे देखो, द ब्लड ऑफ डोनर, डोनर और कौन है और रेसिपिएंट कौन है, पहले ये समझ लो। जैसे मान लो कि मेरा एक्सीडेंट हो गया और बहुत सारा ब्लड लॉस हो गया, तो मुझे ब्लड की जरूरत है। तो हॉस्पिटल में जब जाएंगे तो वहां ब्लड की जरूरत मुझे पड़ेगी। तो जो मुझे ब्लड देगा वो ब्लड डोनर कहा जाएगा। और मुझे चाहिए, मेरी बॉडी को नीड है, तो मैं ब्लड रेसिपिएंट हूं। क्या हूं? रेसिपिएंट हूं। तो डोनर और रेसिपिएंट समझ आ गया। अब ध्यान से सुनो, आपने किसी और का ब्लड निकाल लिया उसकी बॉडी से, जिससे मुझे मिलने वाला है।
अब मेरी बॉडी में वो ब्लड जाएगा, वो मेरी बॉडी में वो ट्रांसफ्यूज करा जाएगा। तो मेरी बॉडी के लिए वो तो नया बाहर का वो मॉलिक्यूल या बाहर का मटेरियल हुआ, तो मेरा इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्ड करेगा, मेरा इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्ड करेगा। जैसे अब देखो, अगर मैं बात करूं, मेरा जो ब्लड ग्रुप है बी पॉजिटिव है, अभी पॉजिटिव छोड़ देते हैं, अभी आपको पॉजिटिव की जरूरत ही नहीं है, बहुत बहुत सिंपल सी बात है, पॉजिटिव नेगेटिव। मेरा ब्लड ग्रुप बी है, अब मेरे पास एंटीबॉडी कौन सा होगा? ए होगा, ठीक है। अगर मुझे किसी ने, जो मेरा डोनर होगा, डोनर जो है उसका ब्लड ग्रुप बी है, उसका ब्लड ग्रुप बी है, मतलब एंटीजन मैच कर रहा है और एंटीबॉडी भी मैच कर रहा है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। लेकिन अगर किसी ने, कोई जो डोनर है उसका ब्लड ग्रुप ए है, तो इसके पास एंटीबॉडी कौन सा होगा? बी होगा। कौन सा होगा? बी होगा। अब एंटीबॉडी मिसमैच हो गई, एंटीबॉडी मिसमैच हो गई, या फिर ये जो मेरा इम्यून सिस्टम है वो इस RH एंटीजन, सॉरी RH में बोल रहा हूं, एंटीजन ए को क्लॉट कराने लगेगा, तो ये मेरे लिए खतरनाक होगा। ऐसे कोई AB वाला है, इसके पास तो दोनों एंटीजन है, दोनों एंटीजन ए भी है और बी भी है। जब मुझे ए वाला एंटीजन वाला व्यक्ति ब्लड नहीं दे सकता, तो ए बी वाला भी नहीं दे सकता। ओ जो है, जिसके पास एक भी एंटीजन नहीं है, न एंटीजन ए है न एंटीजन बी है, मेरे पास कौन सा एंटीबॉडी है? ए है, ठीक है। इसके पास कोई एंटीजन नहीं है, ब्लड ग्रुप ओ वाले के पास, तो मेरा एंटीबॉडी क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा, कोई रिस्पॉन्स नहीं देगा, क्योंकि एंटीजन कोई है ही नहीं, ये मुझे ब्लड दे सकता है। लेकिन इनके लिए, ब्लड ग्रुप ए वाले के लिए, ब्लड ग्रुप ए बी वाले के लिए, मेरा इम्यून सिस्टम क्या करेगा? रिस्पॉन्स करेगा, क्योंकि यहां पे एंटीजन मिसमैचिंग हो रहा है। क्या हो रहा है? एंटीजन मिसमैचिंग हो रहा है। ध्यान से सुनना, अभी आपको पूरी बात क्लियर नहीं हुई है। जो डोनर होता है उसका सिर्फ एंटीजन देखना है, एंटीबॉडी नहीं देखना है, क्योंकि डोनर की बॉडी से तो आपने ब्लड निकाल लिया, उसका इम्यून सिस्टम थोड़ी काम करने वाला है। इम्यून सिस्टम किसका काम करने वाला है? जो रेसिपिएंट होगा, रेसिपिएंट का आपको एंटीबॉडी देखना होगा और इधर डोनर का एंटीजन देखना होगा, ठीक है। अगर ये मैच कर रहे हैं, जैसे ब्लड ग्रुप बी वाले के पास एंटीबॉडी ए होगा, तो ब्लड ग्रुप बी वाला तो दे ही सकता है ना। मतलब एंटीबॉडी ए जिसको जिसको एक्सेप्ट करेगा, वो है ब्लड ग्रुप ए बी, और ओ वाले को एक्सेप्ट करेगा, बी ए बी और ए वाले को रिजेक्ट कर देगा। तो ये हम आगे, अभी यही एक चार्ट है एनसीईआरटी का, इसको ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे बेसिस दिया हुआ है, सुनना ध्यान से। Has carefully matched with the blood of recipient before any blood transfusion to avoid severe problem of clumping, destruction of RBC। अगर ये एंटीजन एंटीबॉडी मिसमैच होता है तो आरबीसीज का मास स्केल पे डिस्ट्रक्शन होता है, बहुत तेजी से आरबीसीज मरने लगते हैं, खत्म होने लगते हैं। जब आरबीसीज ही हमारी बॉडी में मरने लगते हैं, अब जो रेसिपिएंट है उसको तो ऑलरेडी ब्लड की जरूरत है, और उसका आरबीसी और मरने लगा है, तो वो तो और जल्दी मरने वाला है। तो इसलिए जो अगर ब्लड ग्रुप मैचिंग प्रॉपर नहीं हुई, तो जो पेशेंट है, जो बचने की उम्मीद है, वो भी मर जाता है। इसलिए ब्लड ग्रुप का मैचिंग करना बहुत जरूरी है। ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन, एंटीबॉडीज ऑफ रिसीवर बोले तो रेसिपिएंट, अटैक्स ऑन द एंटीजन ऑफ डोनर, एंटीजन डोनर के एंटीजन पर अटैक करता है। इफ दीज आर सेम, अगर ये सेम होते हैं, जैसे सेम का मतलब यहां देखना, इस केस को दोबारा से, एंटीबॉडी ब्लड ग्रुप बी वाले का एंटीबॉडी ए होता है, एंटीबॉडी ए होता है, ये एंटीबॉडी और एंटीजन सेम नहीं होना चाहिए। ब्लड ग्रुप बी है तो हमारे पास एंटीबॉडी ए है, अब ब्लड ग्रुप ए का एंटीजन कौन होगा? ए होगा, और यहां देखो रिसीवर का जो है एंटीबॉडी सेम हो गया कि नहीं हुआ, है ना। ये सेम होते ही गड़बड़ हो जाएगी। अब यहां देखना, ए बी वाले के पास एंटीजन ए भी है और बी भी है,
यहां देखो ये वाला एंटीजन इसके साथ सेम हो गया कि नहीं हुआ, तो गड़बड़ होएगी कि नहीं होएगी, ये सेम नहीं होना चाहिए बस। एंटीजन किसका, डोनर का, रिसीवर का एंटीबॉडी सेम नहीं होना चाहिए, जिसका भी सेम हुआ वो ब्लड नॉट एक्सेप्टेड, हमेशा डिफरेंट होना चाहिए। यहां देखो, यहां जब कोई एंटीजन है ही नहीं तो सेम होने का कोई चक्कर ही नहीं है। इसका एंटीबॉडी होगा, इसमें एंटीबॉडी ए भी होगा बी भी होगा, लेकिन इसका एंटीबॉडी थोड़ी रिस्पॉन्ड करेगा, रिस्पॉन्ड किसका करेगा, रिसीवर का करेगा। ठीक है, तो ये आपको नहीं देखना है डोनर का, डोनर का सिर्फ एंटीजन देखना है। समझ आ गई बात पूरी तरह से। एक केस और ले लेते हैं। अब मान लिया कि किसी का ब्लड ग्रुप ए है, छोड़ो ए नहीं लेते हैं, किसी का ब्लड ग्रुप ए बी है, क्या है, ए बी है। ए बी होने का मतलब है कि एंटीजन ए भी है इसके पास और एंटीजन बी भी है। एंटीबॉडी कौन कौन से होंगे इसके पास, ना ए होगा ना बी होगा, एंटीबॉडी कोई नहीं होता। जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है उसके पास एंटीबॉडी कोई नहीं होता। अब जो ब्लड ग्रुप ए वाला व्यक्ति है इसका एंटीजन कौन है, ए। जो ब्लड ग्रुप बी वाला व्यक्ति है इसका एंटीजन कौन है, बी, है ना। जो ब्लड ग्रुप ए बी वाला है वो तो आपको पता ही हो गया है, इसके पास एंटीजन ए भी होगा और बी भी होगा। जब इसके पास कोई एंटीबॉडी है ही नहीं तो रिस्पॉन्स कौन करेगा, कोई नहीं करेगा। तो ब्लड इसका भी इसको दे सकते हो, इसका भी इसको दे सकते हो और इसका भी इसको दे सकते हो, और ये वाले को, इसके पास एंटीजन तो होता ही नहीं है, ब्लड ग्रुप ओ वाले को कोई एंटीजन होता ही नहीं है, इसका तो दे ही सकते हो। अब आपको याद आएगा इसको हमने क्या बोला था, यूनिवर्सल रेसिपिएंट। अब देखना ओ वाले की कहानी देख लेते हैं, ब्लड ग्रुप ओ वाले को भी समझ लेते हैं। ब्लड ग्रुप ओ वाला व्यक्ति बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके जीवन में अगर कोई है, ठीक है। ब्लड ग्रुप ओ, इसके पास एंटीजन कोई है, बोलो भाई, एंटीजन कोई है, ए या बी, नहीं है, एंटीजन कोई भी नहीं है। एंटीबॉडी दोनों है, एंटीबॉडी दोनों है, एंटीबॉडी ए भी है, स्मॉल लेटर से एंटीबॉडी को लिखा जाएगा, कैपिटल लेटर से एंटीजन को लिखा जाएगा, पहचानने के लिए याद कर लो। एंटीजन किससे लिखा जाएगा, कैपिटल, एंटीबॉडी स्मॉल, ठीक है। ब्लड ग्रुप ओ वाले के पास दोनों एंटीबॉडीज होती हैं। अगर ये अब रेसिपिएंट है, ये क्या है, रिसीवर है, तब देखना ब्लड ग्रुप ए, इसका एंटीजन ए, ब्लड ग्रुप बी, इसका एंटीजन बी, ब्लड ग्रुप ए बी, इसका एंटीजन ए और बी, ब्लड ग्रुप ए ओ, कोई एंटीजन नहीं है। अब ये देखो एंटीजन एंटीबॉडी मैच कर गया कि नहीं कर गया, तो मतलब ये नहीं दे सकता। ब्लड ग्रुप ये बी वाले का बी एंटीजन और बी एंटीबॉडी मैच कर गया कि नहीं कर गया, ये भी नहीं दे सकता। इधर वाले का तो दोनों मैच कर रहा है, ये तो दे ही नहीं सकता। यहां फिर से समझ आ रही बात, इसको सिर्फ ब्लड ग्रुप ओ वाला व्यक्ति ही ब्लड दे सकता है। हाँ, लेकिन ब्लड ग्रुप ओ वाला व्यक्ति जो है वो सभी को ब्लड दे सकता है। क्यों दे सकता है, उसका रीजन ये है कि बिकॉज ब्लड ग्रुप ओ के पास कोई भी एंटीजन नहीं है। वो डोनर तो बन सकता है, रिसीवर बेचारा नहीं बन सकता, ठीक है। अगर आपको रिसीवर बनना है तो आपको ब्लड ग्रुप ओ का नहीं चाहिए होगा, आप ब्लड ग्रुप कोई इनमें से कोई और चूज करो। चूज नहीं कर सकते, ये हमारे पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड होता है, ठीक है। आगे देखो, एंटीजन ए प्लस एंटीबॉडी ए, एंटीजन ए प्लस एंटीबॉडी ए, डेथ ऑफ पर्सन ड्यू टू क्लम्पिंग ऑफ आरबीसी। एंटीजन बी एंटीबॉडी बी, डेथ ऑफ पर्सन ड्यू टू क्लम्पिंग ऑफ आरबीसी। मतलब एंटीजन एंटीबॉडी हमेशा
मिसमैच्ड हो, ये ध्यान रखना। किसका एंटीबॉडी देखना है, किसका एंटीजन देखना है, ये भी ध्यान रखना। एंटीबॉडी किसका देखना है, रिसीवर का। एंटीजन किसका देखना है, डोनर का। डोनर के एंटीबॉडी से कोई लेने देने नहीं, वो डाइल्यूट कर दिया जाता है, ठीक है। ब्लड ग्रुप्स और कौन किसको दे सकता है, किसको ले सकता है, वो यहां भी लिखा हुआ है। देखो इधर ब्लड ग्रुप ए, बी, ओ और ए बी। एंटीजन ब्लड ग्रुप ए वाले के पास ए, बी वाले के पास बी, ए बी वाले के पास दोनों, ओ वाले के पास कोई नहीं, ठीक है। एंटीबॉडी ब्लड ग्रुप ए वाले के पास बी, बी वाले के पास ए, इसके पास कोई नहीं, इसके पास दोनों एंटीबॉडीज होती है। अब किसको किसको ये किससे किससे ब्लड रिसीव कर सकता है, यहां पे लिखा है रिसीव ब्लड फ्रॉम। कौन, ब्लड ग्रुप ए वाला ब्लड रिसीव किससे कर सकता है, एक तो ए से तो कर ही सकता है और ओ से कर सकता है, ओ यूनिवर्सल डोनर है। ब्लड ग्रुप बी वाला व्यक्ति बी से कर सकता है, ओ से कर सकता है। ब्लड ग्रुप ए बी वाला, ये तो हमने देख ही लिया था, यूनिवर्सल रिसीवर है। ब्लड ग्रुप ओ सिर्फ ओ से रिसीव कर सकता है, ये ध्यान रखना। अब कौन किसको डोनेट कर सकता है, डोनर देखना। ब्लड ग्रुप ए वाला व्यक्ति डोनर हो सकता है किसके लिए, ब्लड ग्रुप ए वाले के लिए, ए बी वाले के लिए। ब्लड ग्रुप ए और ए बी वाले के लिए कैसे, ध्यान से देखो। ए बी वाले के लिए तो क्या देखना है, इसके पास कोई एंटीबॉडी होती ही नहीं, तो किसी का भी ब्लड दे दो इसको, ए बी वाले को, हाँ किसी का भी दे दो। ब्लड ग्रुप बी किसको डोनेट कर सकता है, बी को और ए बी को। ब्लड ग्रुप ए बी किसको डोनेट कर सकता है, वो सिर्फ ए बी वाले को ही डोनेट कर सकता है और किसी को डोनेट कर सकता नहीं है। ब्लड ग्रुप ओ डोनेट कर सकता है ए को, बी को, ए बी को और यूनिवर्सल डोनर है, सच्चा क्या है, हरिश्चंद्र है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। It is evident from the table that blood group O can donate person with any other blood group and blood group hence इसको हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल डोनर। और ब्लड ग्रुप ए बी वाला सबसे ब्लड ग्रुप रिसीव कर सकता है, यूनिवर्सल रिसीवर हो गया, है ना। अब RH सिस्टम ऑफ ब्लड ग्रुपिंग, 2 मिनट का काम है, खत्म है। RH सिस्टम क्या है, ये ध्यान से सुनना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये हमारे लिए उतना चर्चे में नहीं, इन जनरल यूज में नहीं होता, लेकिन हाँ बड़ा इजी है, उससे तो बहुत इजी है। RH भी एक एंटीजन है, इसकी डिस्कवरी हुई थी रीसस मंकी में सबसे पहली बार, किसमें, रीसस मंकी में, और उसी रीसस का ये RH आज भी हम यूज करते हैं, ठीक है। डिस्कवरी जहां से हुई है, हमारे आरबीसी के सरफेस पर एक और एंटीजन प्रेजेंस देखा गया बाद में, जिसका नाम रख दिया क्या, RH एंटीजन। क्या रखा, RH एंटीजन या RH फैक्टर, इसी को RH फैक्टर कहते हैं। डिस्कवर्ड बाय लैंडस्टीनर एंड विनर इन रीसस मंकी, और इसी रीसस का ये RH यूज करा जाता है। RH एंटीजन वाज आल्सो फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी ऑफ ह्यूमन, नियरली 80%, लगभग 80% लोगों के ब्लड के आरबीसी के सरफेस के ऊपर ये RH एंटीजन प्रेजेंट होता ही होता है। ये कहां की बात है, इंडिया की, इंडिया की। अभी बाकी का भी बता रहा हूं। यहां देखो, अगर हम वर्ल्ड का देखते हैं तो 20% ऐसे लोग हैं जो RH एंटीजन के साथ हैं, मतलब RH पॉजिटिव होते हैं, और 80% ऐसे लोग हैं जो RH नेगेटिव होते हैं। लेकिन इंडिया में यही केस रिवर्स है, 80% ऐसी पॉपुलेशन है जो RH पॉजिटिव होती है और 20% ऐसी पॉपुलेशन है जो RH नेगेटिव है, ठीक है। जस्ट रिवर्स है, दुनिया और इंडिया में जस्ट रिवर्स है। अब देखो, जिसके आरबीसी के सरफेस पे RH एंटीजन प्रेजेंट है उसको हम प्लस साइन के साथ पॉजिटिव लिखेंगे, RH एंटीजन के साथ। जैसे ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव, इसका मतलब क्या हुआ, इस व्यक्ति के आरबीसी के सरफेस पर एंटीजन ए प्रेजेंट है और एंटीजन RH भी प्रेजेंट है। अगर मैं इसी को बनाऊं
कि ये कोई व्यक्ति है ए नेगेटिव, कैसा है, ए नेगेटिव, इसके आरबीसी के सरफेस पर सिर्फ एंटीजन ए है, आरएच नहीं है। क्लियर हो गई बात? आरएच पॉजिटिव, आरएच नेगेटिव का मतलब ब्लड ग्रुप कोई पॉजिटिव लिखा जाता है, कोई नेगेटिव लिखा जाता है, बस यही है। पॉजिटिव है तो मतलब उसके आरबीसी पे आरएच एंटीजन भी है, ठीक है। अगर नेगेटिव लिखा है तो आरएच एंटीजन नहीं है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस एंटीजन ब्लड ग्रुप कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। आरएच एंटीबॉडीज आर नेचुरली एब्सेंट। अब देखना, हमने क्या देखा था कि अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है, क्या है, ब्लड ग्रुप ए है, अगर मतलब एंटीजन ए है उसके ब्लड में, ब्लड के आरबीसी के सरफेस पर, तो उसकी बॉडी में एंटीबॉडी होता था, एंटीबॉडी बी, क्या होता था, एंटीबॉडी बी, जो नेचुरली हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है, हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है। लेकिन हमारे जो ब्लड में किसी का ब्लड मान लो कि आरएच एंटीजन के साथ भी है, इसके लिए हमारी बॉडी में कोई एंटीबॉडी नहीं प्रेजेंट होता नेचुरली। जैसे मेरा ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है, क्या है, बी पॉजिटिव है। अब ब्लड ग्रुप भी मैं सबको बता रहा हूं, बताओ, कोई बात नहीं, याद रखना, कभी जरूरत पड़े तो खून लेके आ जाना। बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, आरबीसी के सरफेस पर एंटीजन बी है और आरएच भी है। लेकिन इस एंटीजन के लिए मेरे ब्लड में एक एंटीबॉडी बनी हुई है, जिस एंटीबॉडी का नाम हमने अभी पढ़ा ए, ठीक है। लेकिन इस एंटीजन के लिए मेरे ब्लड में कोई भी एंटीबॉडी नहीं बनी हुई होती, किसी के भी नहीं बनी होती है। आरएच एंटीजन के लिए हमारे ब्लड में कोई नेचुरल एंटीबॉडी नहीं होती है। ये बहुत अच्छी बात है, अभी इसको हम समझेंगे नेचुरली, ठीक है। अब देखना आगे, यहां पे वो सारे केसेस बना दिए गए हैं। अगर ब्लड ग्रुप ए है, आरएच एंटीजन प्रेजेंट है तो ए पॉजिटिव, अगर एब्सेंट है तो ए नेगेटिव, बी प्रेजेंट है तो बी पॉजिटिव, एब्सेंट है आरएच एंटीजन तो नेगेटिव। वही सेम बात, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव एंड ओ नेगेटिव। आपको अभी ओ, ब्लड ग्रुप ओ वाले भी दो टाइप के होते हैं, ये ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव। अब इसमें से कौन सा यूनिवर्सल डोनर है वो भी समझना है, दोनों यूनिवर्सल डोनर नहीं है। अभी हमने क्या पढ़ा था, ब्लड ग्रुप ओ वाला और यूनिवर्सल डोनर होता है, नहीं जी, ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव जो है दैट इज द यूनिवर्सल डोनर, ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव ये यूनिवर्सल डोनर नहीं हो सकता। ध्यान रखना इस बात का, ये सबको दे सकता है, ठीक है, ले नहीं सकता किसी का, ठीक है। अगर देखो ध्यान से, अरे अब सुन ध्यान से, अगर कोई रिसीवर है वो पॉजिटिव है, डोनर अगर नेगेटिव है, देन जो ट्रांसफ्यूजन है ब्लड का वो सेफ होता है। मतलब मैं पॉजिटिव ब्लड ग्रुप के साथ हूं, मतलब मेरा बी पॉजिटिव है, अब मैं किसी से ब्लड ले रहा हूं, वो बी नेगेटिव है या ओ नेगेटिव है, तो मैं सेफ हूं, मेरी डेथ नहीं होने वाली है। जिससे ले सकता हूं, पहले तो यही बात होगी, जिससे ले सकता हूं, जिससे मेरा जो मुझे डोनर की तरह काम कर सकता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो जो आरएच एंटीजन आएगा, जो नेगेटिव है उसमें आरएच एंटीजन है ही नहीं, और मेरा इम्यून सिस्टम उसके लिए कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं करेगा। अगर मैं नेगेटिव हूं, अगर मेरा ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, अरे ध्यान से सुन ले बेटे, तेरे काम का बात बताऊंगा, ब्लड ग्रुप ए नेगेटिव है किसी का, ठीक है, मतलब उसके पास आरएच एंटीजन नहीं है, उसके आरबीसी के सरफेस पर एंटीजन नहीं है। अब अगर इसको कोई डोनर जो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला, जो इसको डोनेट कर सकता है, ब्लड ग्रुप ए को डोनर कौन कौन हो सकता है, एक तो ए वाला हो सकता है, एक ओ वाला हो सकता है, ये हमने पढ़ा अभी। लेकिन अगर ये पॉजिटिव वाला हो गया, दोनों ए पॉजिटिव वाला अगर डोनर है, ओ पॉजिटिव वाला डोनर है, तो ये मरेगा। अभी तो आपको लग रहा है कि नहीं, ब्लड ग्रुप तो हमने सही चूज करा है, ये तो दे सकता है इसको, ये इसका डोनर हो सकता है, लेकिन नहीं, ये सेफ नहीं है। ओनली फर्स्ट ट्रांसफ्यूजन इज सेफ। एक बार ट्रांसफ्यूजन सेफ होगा, लेकिन दोबारा से ऐसा ही कर दिया
तो फिर दिक्कत आएगी, फिर कहानी मुश्किल में पड़ेगी। क्यों पड़ेगी वो समझना आप ध्यान से। यहां देखो, ए एक व्यक्ति है, इसका ब्लड ग्रुप ए नेगेटिव है। इसका जो मान लो कि फर्स्ट कभी एक्सीडेंट हुआ और इसको कोई ब्लड डोनेट कर दिया गया ए पॉजिटिव वाला, ठीक है, पहली बार सब सक्सेसफुल रहा। इससे कौन कौन से एंटीजन इसको हमने दिए, एंटीजन ए दिया और एंटीजन RH दिया, ठीक है। ये डोनर है और ये रेसिपिएंट है। इम्यून सिस्टम किसका काम करता है, तो आप बोलोगे रेसिपिएंट का, ठीक है। यहां तो एंटीजन ए के लिए इसके पास भी एंटीबॉडी बी था, इसके पास भी एंटीबॉडी बी था, तो ये मिसमैच होने का कोई चांस ही नहीं है, मैच हो गया, तो ये तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन ये जो RH एंटीजन है, पहली बार जब इसकी बॉडी में आएगा तो इस रेसिपिएंट का जो इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम ये रिस्पॉन्ड करेगा, ये रिस्पॉन्ड करेगा। और इसके ब्लड में जो अब ये पर्सन है रेसिपिएंट, इसके ब्लड में इस RH एंटीजन के लिए एंटीबॉडी बन जाती है, एंटीबॉडी तैयार हो गई, ठीक है। अब सेकेंड ट्रांसफ्यूजन आपने कराना चाहा, सेकेंड ट्रांसफ्यूजन भी ए पॉजिटिव के साथ अगर हमने सोचा करा देते हैं, ए पॉजिटिव छोड़ो, इस बार हमने माना कि ओ पॉजिटिव वाला कोई व्यक्ति मिल गया, ठीक है, ओ वाला तो दे सकता है इसको, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन इधर RH एंटीजन है, अब इसके पास RH एंटीजन के लिए क्या बन चुका था पहली बार की वजह से, एंटीबॉडी। जैसे ये ब्लड आएगा ये एंटीबॉडी इनकी लंका लगा देगा, फिर से वही RBC क्लम्पिंग शुरू हो जाएगी, दैट इज नॉट सेफ। अब सुनना इसका बीमारी क्या है, इससे एक प्रॉब्लम होती है, 2 मिनट का काम है बेटे, ये देख, नहीं सुनो 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 सुनो, कहीं नहीं, कुछ नहीं है ना, अब सुन रहे यहाँ पे ध्यान से देखो। देयरफॉर ब्लड ग्रुप O नेगेटिव इज यूनिवर्सल डोनर एंड ब्लड ग्रुप AB पॉजिटिव, AB वाला भी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर AB पॉजिटिव वाला ही है, AB नेगेटिव वाला नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता वो आप बताओगे मुझे, एक्सेप्टर, क्योंकि पहली बार तो हो जाएगा AB नेगेटिव वाले को पहली बार ट्रांसफ्यूज करा तो AB पॉजिटिव का ले लिया उसने ब्लड, लेकिन जब दोबारा दोगे तो उसका इम्यून सिस्टम का एंटीबॉडी उसके RH एंटीजन को मारना शुरू कर देगा। लेकिन यहाँ पे जो पॉजिटिव है उसके नेचुरल एंटीबॉडीज बनेंगे ही नहीं, आप पॉजिटिव दो नेगेटिव दो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब यहां देखो, एक इनकम्पैटिबिलिटी होती है, इनकम्पैटिबिलिटी, RH एंटीजन इज ड्यू टू डोमिनेंट जीन, ये डोमिनेंट जीन की वजह से है। देखो ये ऐसी शादी आप बिल्कुल मत करना, ऐसा जो आपके सामने है, कौन सा नहीं करना है वो ध्यान से सुनना। अगर आपका ब्लड ग्रुप कोई पॉजिटिव वाला है, कोई भी ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, तो आप जो फीमेल पार्टनर है वो ब्लड ग्रुप पॉजिटिव वाली है, तो आपके बच्चे सेफ आएंगे, कोई चक्कर नहीं है ना, प्रोसीड। अगर मेल नेगेटिव है, फीमेल नेगेटिव है, दैट इज ऑल्सो सेफ। अब यहां सुनना, मेल नेगेटिव है, फीमेल पॉजिटिव है, दैट इज ऑल्सो सेफ। ये वाला कंडीशन ये प्रॉब्लमेटिक है। अगर किसी लड़के का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, वो कभी भी किसी लड़की के ब्लड ग्रुप नेगेटिव वाले से शादी नहीं करना चाहिए, लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब हमारे पास इतना बढ़िया मेडिकल इंफ्रा है, कोई चक्कर नहीं होता, डॉक्टर्स के पास दवाइयां हैं, वो ठीक कर देते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर हम नेचुरल चाहते हैं कि बिना दवाइयों के, तो ये अवॉइड करना कि भाई जो फीमेल है, अगर आपका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है तब तो वो नेगेटिव वाली नहीं होनी चाहिए, पॉजिटिव ही वाली होनी चाहिए। तो इसमें क्या होगा ऐसे केस में, नॉट सेफ, नीड काउंसलिंग, ओनली फर्स्ट डिलीवरी इज सेफ। पहला बच्चा तो नॉर्मल होगा, सेफ है, कोई चक्कर नहीं है, लेकिन जब दूसरा चाइल्ड डिलीवरी के लिए मींस प्रेगनेंसी होएगा तो आपको डॉक्टर की काउंसलिंग की जरूरत पड़ेगी, बिना डॉक्टर के वो सेफ नहीं है। क्या प्रॉब्लम होती है वो ध्यान से सुनो,
अरे सुन ले यार, 2 मिनट का काम है। अरे प्रॉब्लम क्या है देख, हाँ 10th में भी था, बिल्कुल सही बात है। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस, कहाँ है बीमारी का नाम, यही कहीं लिखा हो। हाँ देख तू समझदार बच्चा है। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस या HDN। डॉक्टर कभी भी एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस नहीं लिखता, HDN लिखता है, कि जैसे तुम्हें समझ ही ना आए। हिंदुस्तान, ठीक है। अब देख, मान लिया कि ये फीमेल जो है ये नेगेटिव ब्लड ग्रुप के साथ है और इसकी शादी करवा दी हमने पॉजिटिव ब्लड ग्रुप के साथ। ये फीमेल है और ये मेल है। सिंबल भी याद कर लो गधेड़ो, फीमेल का साइन और ये मेल का साइन। अब जब ये प्रेगनेंसी हुआ तो क्या होगा, जो फीटस होगा, जो फीटस बनेगा, फीटस ये पॉजिटिव होगा, RH प्रेजेंट होगा, ये RH पॉजिटिव होगा। तो पहली बार वो जो फीटस ग्रो कर रहा है तो कोई बात नहीं, क्योंकि फीटस और मदर के ब्लड में कंप्लीट सेपरेशन होता है। कनेक्शन होने के बाद भी सेपरेशन होता है, प्लेसेंटा के थ्रू कनेक्टेड होते हैं, लेकिन फिर भी ब्लड ग्रुप, ब्लड जो होता है फीटस का और माँ का, वो मिक्स नहीं होता। सब कुछ मदर के ब्लड से ही सप्लाई होगा, लेकिन मिक्स नहीं होता है, ठीक है। लेकिन एक प्रॉब्लम आती है, कब, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। जब डिलीवरी होने वाला होता है तो प्लेसेंटा रप्चर होता है, वो फीटस से वो कट करते हैं, अलग करते हैं, तो माँ का भी वो यूटराइन वॉल रप्चर होता है, तो फीटस का ब्लड माँ के ब्लड से मिक्स होने का चांस होता है और मिक्स हो जाता है। अब ये फीटस कैसा है, RH पॉजिटिव है, माँ कैसी है, RH नेगेटिव है, इसका RH एंटीजन माँ के ब्लड में चला गया, ठीक है, चला गया। अब ये तो रेसिपिएंट हुई, रिसीवर हुई, इसका इम्यून सिस्टम इस RH एंटीजन के लिए एंटीबॉडीज बना लेगा, ठीक है। जब सेकेंड प्रेगनेंसी होगा, सेकेंड प्रेगनेंसी, क्योंकि अभी आपने ये देखा कि जो ये RH एंटीजन है ये एक डोमिनेंट जीन के साथ होता है, डोमिनेंट जीन की वजह से होता है, तो जो भी फीटस आएगा वो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप के साथ ही आएगा। अब यहां जब फिर से फीटस बना और ये जो भी फीटस होगा वो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप के साथ होगा, और अब माँ के पास, माँ के ब्लड में RH के लिए एंटीबॉडीज बन गई हैं। क्या बन गई हैं, एंटीबॉडीज बन गई हैं। ये एंटीबॉडीज इस फीटस के RH एंटीजन को या RH के जो फीटस का RBC है उसकी क्लंपिंग कराना शुरू कर देती हैं। जो फीटस होता है दैट इज गॉन इन सीवियर एनीमिया, इवन फीटस की डेथ हो जाती है, ठीक है। अगर ऐसा कोई कंडीशन होता है तो डॉक्टर, जब डिलीवरी होना होता है तो डॉक्टर पहले ही सबका ब्लड ग्रुप पता कर लेता है, फादर कौन है, मदर कौन है ना। तो ऐसा जब भी कोई प्रॉब्लम, ऐसा कोई केस आता है तो डॉक्टर तुरंत ये रिकमेंड करता है, जस्ट डिलीवरी, आफ्टर जस्ट डिलीवरी, तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, कुछ ऐसी दवाइयां देते हैं जिसका नाम है रोगम, रोहलिन, NT-D, ये यूज करते हैं। जो फीमेल होती है, जो माँ होती है, उसको इंजेक्शन से दे दिया जाता है, जिससे क्या होता है, इनका जो इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्ड करने वाला था इस RH एंटीजन के लिए, वो रिस्पॉन्ड ही नहीं कर पाता, वो एंटीबॉडीज इसके ब्लड में बनती ही नहीं है। दैट मीन्स सेकेंड प्रेगनेंसी इज ऑल्सो सेफ। ऐसा है हमारे पास मेडिकल इंफ्रा, लेकिन हम अवॉइड करें तो ज्यादा ठीक है। लेकिन अब बात वही है ना कि अवॉइड करने लायक कंडीशन में हो तो ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे ब्लड क्लॉटिंग का, बंद करो।